मैं खुशबू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एमएम महिला कॉलेज। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोगों ने 3 पार्टों में बांटकर पढ़ा है। पहला, उदारवादियों का युग, जिसका समय है 1885 से 1905। दूसरा है 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक, और फिर उसके बाद का काल है तृतीय चरण, जिसको गांधी युग के भी नाम से जाना जाता है, जो है 1919 से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक, यानी 1947 तक का। आगे है उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन, को हम लोग विस्तृत रूप में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास रहा है। यह संस्था प्रारंभ में अत्यंत नरम थी। आरंभ से ही कांग्रेस का दृष्टिकोण एवं आदर्श विशुद्ध राष्ट्रीय रहा है। इसने कभी वर्ग विशेष के हित का समर्थन नहीं किया था, वरन सभी प्रश्नों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही अपनाया। कांग्रेस के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभ में यह क्रांतिकारी संगठन नहीं था। उस समय उसकी बागडोर पूरी तरह उदार अर्थात नरमपंथी राष्ट्रवादियों के हाथ में थी। इस युग में भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो ऐसे अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे जिसका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था, जो बहिष्कार तथा सरकार से असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता उदारवादी युग के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। इनके अतिरिक्त कुछ उदार अंग्रेज भी इसके सदस्य थे, जिसमें ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, जॉन यूल, मैकविन, स्मिथ आदि प्रमुख थे। इन उदारवादी नेताओं ने 1885 ईस्वी से लेकर 1905 तक का कांग्रेस का मार्गदर्शन किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इस काल को उदारवादी युग का काल भी कहा जाता है। उदारवादियों के उद्देश्य निम्नलिखित थे। इसमें है पहला, ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक रहे हैं। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता उच्च मध्यवर्गीय घरानों के थे तथा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित रहे। दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि नेताओं के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना रही थी। क्रमिक सुधारों में विश्वास। उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे और वे देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उनके मुख्य उद्देश्य परिषद, नौकरी, स्थानीय संस्था, रक्षा, सेना आदि में सुधार करवाना था। वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज की मांग की थी, और वह स्वशासन या स्वराज भी ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में ही चाहिए था। दूसरा है ब्रिटेन से अस्थायी संबंधों की स्थापना। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता एवं विचारों के पोषक थे। उनकी मान्यता थी कि भारत क्या ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। ब्रिटेन से संबंधों के कारण अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए हैं। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। टी माधवराव ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन का यश शिखर है और ब्रिटिश जाति की कीर्ति मुकुट है। अगला पॉइंट है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग। कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जोरदार शब्दों में कहा था कि स्वशासन एक प्राकृतिक दिन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। अगला पॉइंट है वैधानिक उपायों में विश्वास। उदारवादी नेताओं की अंग्रेजी की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था, इसलिए वे क्रांतिकारी उपायों को
अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सरकार के साथ संघर्ष करने की बात कभी नहीं की। इसलिए उन्होंने प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, स्मरण पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपनी न्यायोचित मांग को मनाने का आग्रह किया था। उदार युग की मांगे। प्रारंभ में 20 वर्षों में कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्ताव पास किए तथा ब्रिटिश सरकार का ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित कर प्रशासन में सुधार करने की मांग की थी। उन प्रस्तावों के आधार पर उस युग की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी। पहला था भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करना। इस मांग का मुख्य औचित्य यह था कि काउंसिल का समस्त खर्च भारत से दिया जाता था, जिससे भारत से धन का निष्कासन होता था। दूसरा था केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिल का विस्तार। उनमें सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या में कमी तथा निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके। तीसरा है उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर दिए जाना। भारतीय सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता परीक्षाएं भारत में भी आयोजित की जाए तथा इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए। चौथा था कार्यकारिणी और न्याय संबंधी प्रशासन पृथक किए जाएं तथा मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए। अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पे ही न डाला जाए तथा भारत से धन निष्कासन रोका जाए। छठा था सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाए तथा शस्त्र कानून में संशोधन किए जाए। सातवां है भारत सचिव की काउंसिल में तथा प्रीवी काउंसिल में भारतीयों को भी स्थान दिया जाए। भू राजस्व कम किया जाए, नमक कर में कमी की जाए तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भू राजस्व की दर अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए और इसे 20 से 30 वर्षों तक न बढ़ाया जाए। अगला था भारत में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, हमारी मांगों का प्रमुख लक्ष्य एक वाक्य में भारत में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना कहा जा सकता है। उदार युग की कार्यविधि। जिन नेताओं के ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति भावना हो, उनके कार्य करने की विधि उनका वाद नहीं की जा सकती। उदारवादी नेता पूर्णतः वैधानिक तरीकों पर आश्रित थे। प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशनों में पारित मांगे समाचार पत्रों और भाषणों द्वारा जनसाधारण में प्रसारित करते थे और बड़ी बड़ी याचिकाएं एवं स्मरण पत्र भारत सरकार एवं गृह सरकार की सेवा में प्रस्तुत करते थे, जिनमें अत्यधिक विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता था। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि कुछ आलोचकों का ऐसा मत है कि उदारवादी नेता एक उद्योगपति, जमींदार, शिक्षक, नौकरशाही वर्ग का प्रतिनिधित्व था, जिनमें उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नगण्य रहा, जो कि कुछ हद तक सही भी प्रतीत होता है। परंतु उदारवादी नेताओं ने देश में राष्ट्रीय भावना का उदय करके एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां से राष्ट्रीय आंदोलनों ने तीव्रता लाई जा सके। उदारवादियों ने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करके राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, जिससे भारतीय जनता को यह समझ में आ गया कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार भारतीयों का शोषण कर रही है, जिससे आगे चलकर गर्मपंथियों या उग्रपंथियों का उदय हुआ और अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए गए। धन्यवाद।